नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे, महाराष्ट्र पहुंचे पीएम मोदी का विरोध कांग्रेस नेताओं को पड़ा भारी। चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका, कांग्रेस सपा में जमकर हुआ झगड़ा। एक दिन में सीएम शिंदे ने पलटी बाजी, मुंह ताकता रह गया विपक्ष और कैसे एमवे की रणनीति हुई फेल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का विरोध करना कांग्रेस को पड़ा भारी। सड़कों पर उतरे नेताओं का पुलिस ने किया इलाज, जमकर हुई कुटाई। चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा जबरदस्त झटका, पार्टी से एक और विधायक का इस्तीफा, बीजेपी में शामिल होने का किया ऐलान। यूपी हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी सपा कांग्रेस के बीच खींचतान। अखिलेश ने बढ़ाई राहुल गांधी की टेंशन तो सपा कांग्रेस नेता आपस में भिड़े। शिवाजी महाराज मूर्ति ढहने के विवाद पर छिड़ा सियासी घमासान। शिंदे ने एक ही दिन में पलट दी बाजी, मामले पर मांग ली माफी। उद्धव और पवार का 1 सितंबर को विरोध मार्च का ऐलान, लेकिन पीएम मोदी ने माफी मांगकर बिगाड़ा विपक्ष का खेल। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात कांग्रेस नेताओं के बवाल की। महाराष्ट्र में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से राज्य में बवाल काटना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं का इलाज महाराष्ट्र की शिंदे पुलिस ने भी कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी 30 अगस्त को महाराष्ट्र के दौरे पर थे। उन्होंने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने एआई के दुरुपयोग को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। लेकिन मोदी के इस दौरे का कांग्रेस ने विरोध किया। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मुद्दे पर मुंबई में कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बवाल काटा, जिसके बाद शिंदे की पुलिस ने भी कांग्रेस के नेताओं को सड़कों से खदेड़ दिया। कांग्रेस के विरोध की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें इन लोगों ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद पुलिस ने इन पर लाठियां भांजी, तब जाकर ये कांग्रेसी सड़कों से भागते दिखे। वहीं पुलिस ने कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरबंद भी किया। आपको बता दें कि ग्लोबल फिनटेक कार्यक्रम 28 से 30 अगस्त तक आयोजित हुआ, जिसमें 800 से ज्यादा स्पीकर और 80,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच भी कार्यक्रम में पहुंचे। पीएम मोदी 30 अगस्त को पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 साल में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से ज्यादा का निवेश हुआ है। 10 साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप में 500% वृद्धि हुई है। सस्ते फोन डेटा और जीरो बैलेंस बैंक खातों ने कमाल कर दिया है। एक दशक में भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 6 करोड़ से बढ़कर करीब 94 करोड़ हो गए। आज 18 साल से ऊपर के शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड ना हो। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा कई मायनों में काफी खास रहा। वहीं विपक्षी दल इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आए। जबकि पालघर में मोदी ने करोड़ों के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, तो वहीं कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। खबरों में अब बात कांग्रेस को लगे जबरदस्त झटके की। विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लग चुकी है। 30 अगस्त को भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। शुक्रवार को देगलूर से पार्टी विधायक जितेश अंतापुरकर ने इस्तीफा दे दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अशोक चौहान के करीबी माने जाते हैं, जिससे साफ है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि वो जल्द ही अशोक चौहान की मौजूदगी में बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं। जितेश अंतापुरकर विधान परिषद चुनावों में क्रॉस वोटिंग के चलते पार्टी के निशाने पर आ गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि अशोक चौहान ही बीजेपी में उनकी एंट्री का गेट पास बन रहे हैं। अशोक चौहान खुद कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। महाराष्ट्र कांग्रेस में उनका अलग ही रुतबा था, पर उन्होंने इसी साल फरवरी में पार्टी से राहें अलग कर ली और 13 फरवरी को वो बीजेपी का हिस्सा बन गए। वैसे अंतापुरकर अकेले नेता नहीं हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक आने वाले वक्त में ये संख्या और बढ़ सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तो होने हैं, पर वो कब होंगे ये फिलहाल साफ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की विधानसभा का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक उसके लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। राज्य में साल 2019 में 288 विधानसभा सीटों वाली
के लिए चुनाव जो है वो अक्टूबर 2019 में हुए थे। बीजेपी और शिवसेना ने तब मिलकर चुनाव लड़ा था। उसके खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही महाराष्ट्र कांग्रेस में एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं और कई इस्तीफे हो रहे हैं, जिससे साफ है कि कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में कमजोर हो रही है। खबरों में आगे का रुख करते हैं और बात सपा कांग्रेस में हुए झगड़े की। यूपी उपचुनाव की 10 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 5 सीटों की मांग की, तो मौका देखकर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने का सपना संजोए सपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटों की मांग करके इंडी गठबंधन की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल यूपी के जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हैं, उनमें कांग्रेस का कोई सिटिंग विधायक नहीं था। उसके बावजूद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने 5 सीटें मांगी, तो समाजवादी पार्टी ने भी आनन फानन में हरियाणा में 3 से 5 और महाराष्ट्र में 10 से 12 सीटों की डिमांड रख दी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार के बीच सपा को गठबंधन में शामिल करने पर सहमति है, लेकिन 10 से 12 सीटें देने को वो तैयार नहीं है। पिछले चुनाव में राज्य में सपा ने 2 सीटें जीती थी। वैसे इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के वजूद के बावजूद सीटें नहीं दी थी, जिस पर खासा विवाद भी हुआ था। हालांकि बाद में लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा को 1 सीट दी थी। कुल मिलाकर यूपी के 2 लड़के मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने के लिए एकजुट दिखते हैं, लेकिन अपनी अपनी सियासी जमीन को बचाने और बढ़ाने की चाहत के चलते विवाद के आसार भी बनते दिख रहे हैं। वहीं मुंबई में सपा ने इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा रखी है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो हर हाल में 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और खबरों में अब बात शिंदे के बड़े दांव की। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने की घटना को लेकर आलोचनाओं से घिरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो महान पराक्रमी शासक के 100 बार पैर छूने और घटना के लिए माफी मांगने में संकोच नहीं करेंगे। मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष के पास राजनीति करने के लिए दूसरे मुद्दे भी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पूजनीय शिवाजी महाराज को इससे दूर रखा जाना चाहिए। अपने इस बयान से सीएम शिंदे ने राज्य में जनता की नाराजगी को खत्म करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। सिंधु दुर्ग जिले में 4 दिन पहले मूर्ति गिरने की घटना के कारण पैदा हुई गर्मागर्मी के बीच राज्य सरकार ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एक तकनीकी समिति भी गठित कर दी है और ये भी ऐलान किया है कि जल्द ही यहाँ पर दूसरी मूर्ति स्थापित की जाएगी। एकनाथ शिंदे ने जोर देकर कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज के संरक्षक देवता हैं। मैं 100 बार उनके पैर छूने और मूर्ति टूटने की घटना के लिए माफी मांगने को तैयार हूं। मैं माफी मांगने से पीछे नहीं हटूंगा। हमारी सरकार शिवाजी के आदर्शों को ध्यान में रखकर काम करती है। अब शिंदे ने अपने इस बयान से विपक्ष के खेल को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। वहीं उद्धव ठाकरे के विरोध की भी हवा निकल चुकी है, क्योंकि एमवीए ने 1 सितंबर को इस मामले में विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मुंबई में करीब 480 किलोमीटर दूर तटीय जिले सिंधु दुर्ग की मालवड़ तहसील में स्थापित किया गया था और राजकोट किला परिसर में स्थापित 17वीं सदी के मराठा साम्राज्य के संस्थापक की 35 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने किया था। अनावरण किए जाने के करीब 9 महीने बाद 26 अगस्त को ये प्रतिमा ढह गई, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, जिस पर विपक्ष जमकर सियासत कर रहा है। अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, तो विपक्षी गठबंधन एमवीए इस पर लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। खबरों के आखिर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में संबोधित करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि छत्रपति महाराज हमारे लिए सिर्फ राजा महाराजा नहीं, बल्कि आराध्य देव हैं। मैं उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगता हूं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर हम विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज पालघर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी इसी दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, हमारे संस्कार अलग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत माँ के महान सपूत धरती के लाल वीर सावरकर को लेकर अनाप शनाप बातें करते हैं, उनको अपमानित करते रहते हैं, आए दिन देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। आज महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को जान गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के साथ ये भी कहा कि हमारी सरकार ने 2-3 दिन पहले ही
दिघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र के विकास को भी मंजूरी दी है। यानी ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए डबल खुशखबरी है। ये छत्रपति शिवाजी के सपनों का भी प्रतीक बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक समय था जब भारत को दुनिया के सबसे सशक्त राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत की समृद्धि का एक बड़ा आधार था। भारत का समुद्री सामर्थ्य महाराष्ट्र इसमें सबसे बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने समुद्री व्यापार को, समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई दी थी और नई नीतियां बनाई, देश की प्रगति के लिए कई फैसले लिए। तो जिस तरह से पीएम मोदी ने छत्रपति महाराज की मूर्ति ढहने पर माफी मांग ली है, उसके बाद विपक्ष की जो रणनीति थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है और 1 सितंबर को महाविकास अघाड़ी ने जो विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है वो भी पूरी तरह से धराशायी हो गया है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।